हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट का समाजशास्त्र के सिद्धांत फर्स्ट पेपर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत टॉपिक है आज हमारा सामाजिक नियंत्रण। इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम सामाजिक नियंत्रण का अर्थ और परिभाषाओं का अध्ययन कर लेते हैं। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कि सामाजिक नियंत्रण की समाज में आवश्यकता क्यों महसूस हुई और इसका समाज के लिए क्या महत्व है, और सामाजिक नियंत्रण के प्रकार कौन कौन से हैं, इसके साधन एवं अभिकरण कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि सामाजिक नियंत्रण का अर्थ क्या है। सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। एक साधारण धारणा रही है कि लोगों के समूह द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसार आचरण करने के लिए बाध्य करना हो तो सामाजिक नियंत्रण है, किंतु यह एक संकुचित जो है धारणा कह सकते हैं। सबसे पहले सामाजिक नियंत्रण का अर्थ केवल दूसरे समूहों से अपने समूह की रक्षा करना और मुखिया के आदेशों का पालन करना मात्र था। बाद में धार्मिक और नैतिक नियमों के अनुसार व्यवहार करने को सामाजिक नियंत्रण माना गया, किंतु वर्तमान समय में सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य संपूर्ण समाज व्यवस्था के नियमन से लिया जाता है, जिसका उद्देश्य सामाजिक आदर्शों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करना है। सामाजिक नियंत्रण का जो है समाजशास्त्रियों ने कुछ परिभाषाएं दी हैं, जो मैकावर पेज के अनुसार निम्नलिखित है। सामाजिक नियंत्रण का अर्थ उस तरीके से है जिससे संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की एकता और उसका स्थायित्व बना रहता है। इसके द्वारा यह समस्त व्यवस्था एक परिवर्तनशील संतुलन के रूप में क्रियाशील रहती है। इसके बाद एक समाजशास्त्री हैं रॉस। इनके मतानुसार सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य उन सभी शक्तियों से है जिनके द्वारा समुदाय व्यक्ति अपने को अपने अनुरूप बनाता है। ओगवननिमकोव बताते हैं कि दबाव का वह प्रतिमान जिसे समाज के द्वारा व्यवस्था बनाए रखने और नियमों को स्थापित रखने के लिए उपयोग में लाया जाता है, सामाजिक नियंत्रण कहा जाता है। एक समाजशास्त्री हैं पार्सन्स। इनके मतानुसार विपथगामी प्रवृत्तियों की कली को फूल बनने से पहले ही कुचल देना सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। जॉनसन्स कहते हैं कि व्यक्ति कई बार तो स्वयं ही अपनी अंतरात्मा के द्वारा नियंत्रण करता है। यह आत्मनियंत्रण अचेतन एवं अनौपचारिक रूप में ही होता है। इस प्रकार संपूर्ण समाज में एकता एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों के व्यवहार पर नियंत्रण करना ही सामाजिक नियंत्रण है। अब हम अध्ययन करेंगे कि सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता और महत्व क्या है। तो सबसे पहले इसका महत्व है कि सामाजिक संगठन की स्थिरता बनी रहती है। सामाजिक नियंत्रण के द्वारा व्यक्ति की निरंकुश एवं अराजक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखा जाता है और उसे मनमानी नहीं करने दी जाती है। दूसरा जो है महत्व या आवश्यकता हम कह सकते हैं, वह है परंपराओं की रक्षा करना। यानी सामाजिक नियंत्रण का एक उद्देश्य समाज की व्यवस्था को बनाए रखना और परंपराओं का पालन करना भी है। तीसरा जो महत्व है वो है कि समूह में एकता बनी रहती है। यानी समाज एवं समूह का सुचारू रूप से संचालन तभी संभव होता है जब उसमें एकता हो, विघटन और विपथगमन की प्रवृत्तियाँ प्रबल ना हो, अन्यथा वह समूह या समाज विशृंखलित और विघटित होने लगता है। चौथा जो महत्व है या सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता है वो है समूह में एक रूपता। समूह से व्यवस्थित रूप से समूह के व्यवस्थित संचालन के लिए जो है ये भी आवश्यक है कि उसके सदस्यों के व्यवहारों में समानता और एक रूपता हो। पांचवी आवश्यकता है सामाजिक नियंत्रण की, वह है सहयोग। समाज के अस्तित्व एवं निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि उसके सदस्यों में परस्पर सहयोग होना चाहिए। नियंत्रण की सहायता से लोगों में सहयोग प्राप्त किया जाता है।
छठवें जो आवश्यकता है सामाजिक नियंत्रण की, वह है कि सामाजिक सुरक्षा महसूस होती है। सामाजिक नियंत्रण लोगों को मानसिक एवं बाह्य सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट जो हम कहेंगे वह है सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता है व्यक्तिगत व्यवहार पर नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण के द्वारा व्यक्ति की स्वच्छंद व्यवहार और उसकी मनमानी करने पर भी रोक लगाई जाती है। अब हम अध्ययन करेंगे सामाजिक नियंत्रण के स्वरूप या प्रकारों का। पहला है चेतन और अचेतन नियंत्रण। अमेरिकन समाजशास्त्री कूले तथा एल बर्नार्ड ने सामाजिक नियंत्रण के दो स्वरूप बताए हैं, चेतन और अचेतन। चेतन कुछ व्यवहार ऐसे हैं जिनके प्रति हम अधिक सचेत रहते हैं और ये ध्यान रखते हैं कि उनके निभाने में कोई त्रुटि या गलती ना हो जाए। उदाहरण के लिए जैसे एक क्लर्क ऑफिस में अपने बॉस की कुर्सी पर नहीं बैठता, किंतु उन्हीं कुर्सियों पर बैठता है जो यानी क्लर्कों के लिए हैं। दूसरा जो है स्वरूप वो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण। कार्ल मार्नियम ने सामाजिक नियंत्रण के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्वरूपों का उल्लेख किया है। प्रत्यक्ष नियंत्रण के से तात्पर्य है कि जो व्यक्ति पर उसके बहुत समीप के व्यक्तियों द्वारा लागू किया जाता है, जैसे माता पिता, मित्रों, गुरुजनों या पड़ोसियों द्वारा किया जाने वाला नियंत्रण। यह नियंत्रण प्रशंसा, आलोचना, सम्मान या पुरस्कार के रूप में भी किया जाता है, क्योंकि ये व्यक्ति के समाजीकरण के माध्यम होते हैं। व्यक्ति के शेष सामाजिक और भौतिक पर्यावरण तथा विभिन्न समूहों पर संस्थाओं द्वारा लागू किया जाने वाला नियंत्रण अप्रत्यक्ष नियंत्रण कहलाता है। नियंत्रण का यह स्वरूप जो है अत्यधिक ही सूक्ष्म और छोटे छोटे व्यवहारों के नियंत्रित करने वाला होता है। तीसरा जो स्वरूप है वह है सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण। किम्बल यंग ने सामाजिक नियंत्रण की सकारात्मक और नकारात्मक दो भागों में बांटा है। सकारात्मक नियंत्रण में व्यक्ति को पुरस्कार देकर सही व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जाता है। उदाहरण के लिए अच्छे आचरण वाले छात्र को यानी श्रेष्ठ छात्र को श्रेष्ठ खिलाड़ी की, वीर सिपाही की पुरस्कार, प्रशंसा पत्र और धन्यवाद या शाबाशी आदि देना भी सकारात्मक नियंत्रण है। नकारात्मक नियंत्रण में कोई यानी समाज विरोधी व्यवहार करने वाले व्यक्ति को दंडित किया जाता है। दंड की मात्रा कितनी होगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति ने कितना गंभीर अपराध किया है। दंड उपहास, व्यंग, आलोचना, बहिष्कार, जेल, जुर्माना और मृत्युदंड आदि कई प्रकार के हो सकते हैं। आदिम और आधुनिक समाजों में नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण अधिक प्रभावकारी है। चौथा स्वरूप है संगठित और असंगठित और सहज नियंत्रण। तो गुरविच तथा मूर ने सामाजिक नियंत्रण के तीन स्वरूप बताए हैं, संगठित, असंगठित और सहज नियंत्रण। संगठित नियंत्रण का अर्थ है उस नियंत्रण से है जो अनेक छोटी बड़ी एजेंसियों और व्यापक नियमों द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों को प्रभावित करता है। असंगठित नियंत्रण में सांस्कृतिक प्रतीक और नियम आते हैं। दैनिक जीवन में इनका प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। संस्कारों, परंपराओं, जनरीतियों, लोकाचारों द्वारा किया जाने वाला नियंत्रण इसी प्रकार का है। सहज नियंत्रण का आधार व्यक्तियों के अनुरूप मूल्य, आदर्श, विचार, आवश्यकताएं हैं। पांचवा जो स्वरूप है वो है सत्तावादी और लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक नियंत्रण। लेपियर ने सामाजिक नियंत्रण को सत्तावादी और लोकतांत्रिक दो भागों में बांटा है। लेपियर के मतानुसार जब कभी कोई प्रशासनिक संस्था या दंड देने वाला व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृत संगठनों के अतिरिक्त किए दूसरे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उत्पीड़न या शक्ति का प्रयोग करता है, तब इस प्रकार से स्थापित किए गए नियंत्रण को सत्तावादी नियंत्रण कहते हैं। जबकि लोकतांत्रिक नियंत्रण में व्यक्तियों को पुरस्कार एवं भावात्मक प्रेरणाओं के द्वारा नियंत्रण में रखा जाता है। छठवां स्वरूप है औपचारिक एवं अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण का अर्थ है उस नियंत्रण से जो राज्य, सरकार या किन्हीं औपचारिक संस्थाओं द्वारा अपने सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित करने हेतु स्पष्टतः
परिभाषित नियमों के द्वारा लागू किया जाता है और इन नियमों का सदस्यों पर बाध्यतामूलक प्रभाव होता है। औपचारिक नियंत्रण की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे राज्य सरकार या किसी अन्य औपचारिक संस्था द्वारा लागू किए जाते हैं। लोक विचार कर सचेत प्रयत्नों द्वारा लागू किए जाते हैं, यानी जो है व्यक्ति इन सभी नियमों को, औपचारिक जो नियंत्रण है इनको प्रमुख विशेषता यही है कि इनको योजनाबद्ध तरीके से यानी सोच विचार कर सचेत प्रयत्न द्वारा लागू करते हैं। बाध्यतामूलक जो है इनका प्रभाव होता है। नियम विरुद्ध आचरण करने पर दंड की व्यवस्था होती है। औपचारिक संगठन में परिवर्तनशीलता का गुण होता है। औपचारिक नियंत्रण व्यवहार के बाहरी पक्ष में से जो है संबंधित होते हैं और प्रमुखतः जटिल समस्याओं से संबंधित भी होते हैं। इसके बाद आता है अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का वह प्रकार है जिसमें जनरीतियों, प्रथाओं, परंपराओं, रूढ़ियों, आदर्श, विश्वासों, नैतिकता, धर्म आदि के माध्यम से व्यक्तियों और समूह के व्यवहारों को नियंत्रित किया जाता है। इन सामाजिक नियमों का पालन समूह कल्याण को ध्यान में रखकर नैतिक कर्तव्य के रूप में किया जाता है। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जिससे हम ये पहचान सकते हैं सामाजिक नियंत्रण यह है, अनौपचारिक कौन सा है। पहला है स्रोत स्वयं समाज होते हैं। अनौपचारिक नियंत्रण के विभिन्न साधन या सामाजिक नियमों का विकास सामाजिक अंतःक्रिया के दौरान अपने आप ही होता है। जनरीति, प्रथा, रूढ़ि, परंपरा आदि का विकास होता है और इनका स्रोत कोई औपचारिक संगठन नहीं होकर समूह या स्वयं समाज ही होता है। दूसरा है स्वतः विकास। अनौपचारिक नियंत्रण का ये प्रमुख साधन है। विभिन्न साधनों के समय साथ साथ जो है स्वतः ही विकास होता है। इनको जानबूझकर या सचेतन प्रयत्न द्वारा सामान्यतः विकसित नहीं किया जाता। तीसरा है अलिखित। जनरीति, प्रथा, परंपराएं, रूढ़ियाँ राज्य के कानूनों के समान लिखित रूप में नहीं पाए जाते। ये तो अलिखित रूप में ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। चौथा है आंतरिक पक्ष से संबंधित, यानी व्यक्ति से आशा की जाती है कि वह समाज की परंपराओं, प्रथाओं, रूढ़ियों, विश्वासों आदि को अपने व्यक्तित्व का अंग बना ले और उन्हीं के अनुसार आचरण करके उसकी आदत बन जाए। समूह कल्याण की भावना की प्रधानता। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण समूह कल्याण की दृढ़ भावना पर टिका होता है। नेक्स्ट है सामाजिक मूल्यों और आदर्शों पर आधारित होते हैं। प्रत्येक समाज के अपने कुछ सामाजिक मूल्य और आदर्श होते हैं। इनकी रक्षा करना समाज के सदस्यों का परम कर्तव्य समझा जाता है। और नेक्स्ट जो है अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का वो है रूढ़िवादिता। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत पाए जाने वाले सामाजिक नियम, प्रथा, रूढ़ि आदि अपनी प्रकृति से ही जो है रूढ़िवादी होते हैं। ये समय की आवश्यकता के अनुसार जल्दी से परिवर्तित नहीं होते। ये मान्य व्यवहार के विपरीत आचरण की किसी भी रूप में स्वीकृति नहीं देते। अनौपचारिक नियंत्रण की प्रविधियों में प्रमुख रूप से सामाजिक सीख, सुझाव, पुरस्कार, सामाजिक दंड, भाषा, हास्य, व्यंग एवं कला, फैशन आदि हैं। अब हम अध्ययन करेंगे सामाजिक नियंत्रण के साधन या अभिकरण कौन कौन से हैं, जिनको मैं कुछ बिंदुओं के अंतर्गत आपको बताने का प्रयास करती हूँ। अभिकरण का तात्पर्य है उन समूह, संगठन और सत्ता से है जो नियंत्रण को समाज पर लागू करते हैं, जो नियंत्रण को समाज पर लागू करते हैं और नियमों को लागू करने का माध्यम अभिकरण कहलाता है। उदाहरण के लिए परिवार, राज्य, शिक्षण संस्थाएं, इनके संगठन जो प्रथाओं, परंपराओं, नियमों, कानूनों को लागू करने वाले मूर्त माध्यम है, अभिकरण कहे जाएंगे। साधन का तात्पर्य किसी विधि या तरीके से है जिसके द्वारा कोई भी अभिकरण या एजेंसी अपनी नीतियों और आदेशों को लागू करती है। प्रथा, परंपरा, लोकाचार, हास्य, व्यंग, प्रचार, जनमत, कानून, पुरस्कार एवं दंड आदि सभी सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं। सभी उपकरण एवं साधन मिलकर सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था को जो है कायम रखते हैं। तो इनमें जो है पॉइंट वाइज में तुम लोगों को नाम बता देती हूँ, इनको ध्यान से सुन लीजिए। पहला है परिवार, दूसरा है जनरीति, तीसरा है लोकाचार एवं रूढ़ियाँ, चौथा है प्रचार, पांचवा है प्रथाएं,
छठवां है जनमत, सातवां है हास्य तथा व्यंग, आठवां है दंड तथा पुरस्कार, नौवां है नेता और 10वां है कानून। 11वां सामाजिक नियंत्रण में राज्य की भूमिका जो है प्रमुख अभिकरण है। ये राज्य की भूमिका के अंतर्गत जो है सामाजिक नियंत्रण में राज्य द्वारा भूमिका निभाई जाती है, वो कुछ उपबिंदुओं के अंतर्गत तुम लोग समझ सकते हो। जैसे पहला है प्रत्यक्ष कार्यों पर नियंत्रण, पारिवारिक नियंत्रण, मौलिक अधिकारों का संरक्षण, आंतरिक सुव्यवस्था एवं शांति, बाह्य उपकरणों से सुरक्षा, सामाजिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं निर्देशन, कल्याणकारी व्यवस्थाओं का निर्माण, आर्थिक व्यवस्था पर नियंत्रण, कानून द्वारा नियंत्रण, दंड के द्वारा नियंत्रण और अंतिम है अंतर्राष्ट्रीय विवाह के नियम व्यवस्था के नियमन द्वारा नियंत्रण। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे ये जो सामाजिक नियंत्रण में राज्य की भूमिका पढ़ रहे थे, उसके बाद में 12वां पॉइंट है सामाजिक नियंत्रण में धर्म की भूमिका। इसके अंतर्गत कुछ उपबिंदु हैं। जैसे धर्म सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन है। ईश्वर, पाप, नरक के भय से व्यक्ति अपना समाज विरोधी कार्य से बचता रहता है। तो उस सामाजिक नियंत्रण में धर्म की जो भूमिका है या महत्व है, उसको हम कुछ बिंदुओं में समझ लेते हैं। जैसे पहला है कि मानव व्यवहार पर नियंत्रण करता है धर्म, इस प्रकार सामाजिक नियंत्रण बना रहता है। दूसरा है मानव में सद्गुणों का विकास करता है धर्म, सुरक्षा की भावना पैदा करता है। ये धर्म पवित्रता की भावना का विकास करता है। धार्मिक संस्कार जो हैं, व्यक्ति धर्म से संबंधित अनेक संस्कार संपन्न करता है। कर्तव्य एवं कर्म के रूप में भी नियंत्रण होता है। आर्थिक जीवन पर नियंत्रण होता है। व्यक्तित्व का विकास होता है। मनोवैज्ञानिक संतोष मिलता है। लोकाचारों की पुष्टि होती है और सामाजिक एकीकरण होता है। इसके बाद 13वां बिंदु है नैतिकता एवं सामाजिक नियंत्रण और 14वां है सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में शिक्षा की भूमिका। तो समाज में नियंत्रण बनाए रखने की दृष्टि से शिक्षा अपनी भूमिका निम्न प्रकार से निभाती है, जिनमें पहला है समाजीकरण द्वारा और दूसरा है बौद्धिक विकास द्वारा। तो उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि समाज में नियंत्रण बनाए रखने के लिए विभिन्न साधन एवं अभिकरण अपने महत्वपूर्ण जो है भूमिकाएं निभाते हैं।